साथियों नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल राधे फार्मिंग में स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में चर्चा करेंगे हम मक्का की खेती के बारे में। कुछ बिंदु हमने बनाए हैं, उनके आधार पर हम मक्का की खेती का विश्लेषण करेंगे। जैसे मक्का फसल क्या होती है, इसके लिए किस जलवायु एवं भूमि का चयन करना सही होता है, खेत की तैयारी हमें कैसे करनी होती है, बीजों का चयन व उनका बीजोपचार कैसे करना है, इसकी बोनी कैसे की जाती है और हमें मक्का की फसल के लिए खाद की मात्रा कितनी रखनी होती है, मक्का में होने वाले खरपतवार व बीमारी का नियंत्रण कैसे करना है और अंत में हम चर्चा करेंगे इसके उत्पादन की कि हमें मक्का का उत्पादन कितना मिल सकता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको मक्का की संपूर्ण जानकारी मिल सके। भारत में मक्का की खेती का अहम स्थान है और यह महत्वपूर्ण अनाज है जो खाद्य और फसल उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मक्का की खेती फरवरी मार्च, खरीफ सीजन यानी जून जुलाई व रबी सीजन में भी की जाती है। इस वीडियो में हम खरीफ सीजन की चर्चा करेंगे। भारत मक्का की खेती के उत्पादन के आधार पर चौथे स्थान पर है। भारत में मक्का सबसे ज़्यादा कर्नाटक, एमपी, केरला, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु व यूपी में उगाई जाती है। मक्का का उपयोग चपाती के रूप में किया जाता है। भुट्टे सेक कर भी इसका उपयोग हम करते हैं। मधुमक्खा को उबालकर कॉर्नफ्लेक्स, पॉपकॉर्न आदि बनाए जाते हैं। इसके साथ साथ मक्का का उपयोग कार्ड ऑयल, बायोफ्यूल के लिए भी होने लगा है। लगभग 65% मक्का का उपयोग मुर्गी एवं पशु आहार के रूप में किया जाता है। साथ ही साथ इससे पौष्टिक रुचिकर चारा प्राप्त होता है। भुट्टा काटने के बाद बची हुई कड़वी पशुओं को चारे के रूप में खिलाते हैं। औद्योगिक रूप से मक्का से प्रोटीन एक्स, चॉकलेट, पैड्स, स्याही, लोशन, स्टार्च, कोको कोला के लिए कॉर्न सिरप आदि भी बनने लगा है। साथियों, बात करते हैं कि मक्का की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु होनी चाहिए एवं भूमि का चयन हमें कैसे करना है। तो मक्का उष्ण एवं आर्द्र जलवायु की फसल है। इसके लिए ऐसी भूमि हो जहां पानी का निकास अच्छा हो, वह भूमि मक्का की फसल के लिए अच्छी होती है। प्रायः मक्का की खेती सभी प्रकार की मिट्टी में की जाती है, लेकिन अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेना है तो यह फसल रेतीली दोमट मिट्टी व चिकनी दोमट मिट्टी में अच्छी होती है। भूमि का पीएच मान 6.5 से 7.5 होना चाहिए। अगर आप पीएच मान के बारे में नहीं जानते हैं तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप पीएच के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। पीएच मान हर फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए हमें पीएच की जानकारी होना बहुत ज़रूरी होती है। साथियों, बात करते हैं मक्का के बीजों के चयन की और उनके बीजोपचार की। वैसे मक्का के बीजों के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न, हाइब्रिड वैरायटी, देसी वैरायटी। अगर हम इनकी चर्चा करें तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको मक्का के सारे प्रकार के बीजों की जानकारी एक ही जगह मिल सके। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं मुख्य रूप से जो बीज उत्पादन के आधार पर बोए जाते हैं। जैसे बायर का एक डेकल्ब आता है 9208, बायर का ही डेकल्ब के नाम से आता है 9126, पायनियर का आता है P3401, सिंजेंटा का NK30+ भी आता है, CP333 आता है, निर्मल का 666 आता है। ये सारे बीज प्रमाणित हैं और इनकी उपज हमें अक्सर बहुत अच्छी देखने को मिलती है, इसलिए मैं आपको ये बीज रिकमेंड कर रहा हूँ। साथियों, बात करते हैं कि मक्का का बीजोपचार कैसे करें। तो कार्बाइडोजिम मैंकोजेब 50% WP फॉर्मेशन, जो कि एक फफूंदनाशक है, 2 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप थाइमेथॉक्सम, जो कि एक कीटनाशक है, 2 ml प्रति केजी के हिसाब से आप मक्का का बीजोपचार इसके साथ कर सकते हैं। जब आप ये दवाइयाँ अपनी मक्का के बीजों में मिला लें, इसके बाद उस बीज को पूरी तरह से अच्छे से सुखा लें, तभी आप बिजाई करें। साथियों, बीजोपचार के बाद बात करते हैं मक्का की बोनी कैसे की जाती है और बोनी करते समय हमें कितनी मात्रा में किस खाद को लेना है, इसकी चर्चा करते हैं। तो बोनी छिटक कर की जाती है, डिबलिंग यानी एक एक बीज को हाथ से लगाकर भी की जाती है और सीड ड्रिल के माध्यम से भी की जाती है। अगर आप छिटक कर बोनी करते हैं तो आपको 6 से 9 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज की मात्रा लेनी है। अगर आप डिबलिंग करके बोते हैं तो बीज की मात्रा 5 से 6 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। अगर आप सीड ड्रिल के माध्यम से बोते हैं तो 6 से 8 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बीज की मात्रा लेनी है।
इसमें पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर रखनी है और लाइन से लाइन की दूरी 60 से 70 सेंटीमीटर के बीच रखनी है। अगर पौधे से पौधे की दूरी सही रहेगी और लाइन से लाइन की दूरी सही रहेगी तो पौधों को पर्याप्त पोषण मिलेगा, धूप मिलेगी और रोशनी मिलेगी। इस तरह हमारे पौधे अच्छी ग्रोथ में होंगे और उनमें जो भी भुट्टे आएंगे वो भी बहुत अच्छे आएंगे। इसलिए आपको पर्याप्त दूरी पौधों से पौधों के बीच में रखनी है, लाइन से लाइन के बीच में रखनी है। साथियों, बात करते हैं कि बोनी करते समय हमें खाद की मात्रा क्या लेनी है और कितनी मात्रा में लेनी है। तो मक्का में खाद बहुत ही अधिक लगता है और उसकी ग्रोथ के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और उत्पादन के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बुआई के समय प्रति एकड़ हमें एसएसपी खाद 100 kg लेनी है, डीएपी 40 से 50 kg लेनी है, म्यूरेट ऑफ पोटाश यानी कि एमओपी 30 kg प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। अगर हमारी फसल कमजोर हमें दिख रही है तो 25 से 35 दिन के बाद हमें 45 kg यूरिया के साथ 8 kg सागरिका दानेदार लेना है, 4 से 5 kg जिंक सल्फेट लेना है और उसके साथ ह्यूमिक एसिड 1 kg लेना है और इन सबको हमें जड़ों के पास दे देना है। इन सबको देने के बाद आप देख पाएंगे कि हमारे पौधों की ग्रोथ अच्छी हो रही है और उनकी जड़ें बहुत ही मजबूत हो जाएंगी। जब जड़ें मजबूत होंगी, पौधा मजबूत होगा तो उससे निकलने वाला भुट्टा स्वतः ही मजबूत होगा और हमें उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेगा। जब हमारी फसल 60 से 70 दिन की हो जाए अर्थात भुट्टा निकलने की अवस्था हो, अगर किसान भाइयों की और अधिक लागत लगाने की गुंजाइश है तो वो यूरिया के साथ बोरोन मिला सकते हैं और कुछ मात्रा में सल्फर और पोटाश को मिला सकते हैं। बोरोन के माध्यम से परागण की क्रिया बहुत ही बेहतरीन होगी और सल्फर और पोटाश की वजह से जो दाने हमारे भुट्टों में आएंगे बहुत ही परिपक्व आएंगे, हमारे भुट्टे लंबे होंगे और बहुत ही वजनदार होंगे। इससे हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। साथियों, अब बात करते हैं मक्का की खरपतवार नियंत्रण की। 20 से 25 दिन के बाद जब खरपतवार में 3 से 4 पत्ते आ जाते हैं तब हमें इसका निदान करना आवश्यक इसलिए होता है क्योंकि ये पौधों की ग्रोथ को रोकता है। तो सबसे पहला तरीका है आप निदाई गुड़ाई करके इसको नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरा तरीका है स्प्रे करके आप इसका नियंत्रण पा सकते हैं। अगर हम इस स्प्रे के माध्यम से इसका नियंत्रण करना चाहते हैं तो बाजार में कई तरह की दवाइयाँ उपलब्ध हैं, जैसे कि बायर की लोडेस आती है, 115 से 120 ml प्रति एकड़ का इसका डोज है। बीएसएफ की टिंजर आती है, 30 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। धानुका की सैंपर आती है, 36 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा एलान, एलाइट, एफएमसी की गिलार्डो आती है और पारिजात की उर्मी आती है। ये सारी दवाएं बहुत ही कारगर हैं और आप इनसे आसानी से उपयोग करके खरपतवार पर नियंत्रण पा सकते हैं। साथियों, बात करते हैं मक्का में होने वाली बीमारियों की और उनके नियंत्रण की। तो मक्का में फॉल आर्मी वर्म सबसे ज़्यादा देखा जाता है। इसके अलावा गुलाबी तना छेदक भी देखने को मिलता है, डाउनी मिल्ड्यू भी होता है, झुलसा रोग होता है, रस्ट होती है, जड़ गलन एवं तना गलन की समस्या भी देखने को मिलती है। इसके अलावा पोषक तत्वों की डेफिशिएंसी भी देखने को मिलती है। सल्फर और पोटाश की कमी अक्सर करके हमें हमारी मक्का में देखी जाती है। साथियों, अगर हम इन बीमारियों की विस्तृत चर्चा करें तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो इसके लिए बना दूंगा, जिसे देखकर आप विस्तृत रूप से इन बीमारियों के बारे में जान पाएंगे। फिलहाल तो बात करते हैं हम इनके निदान की। तो बाज़ार में इनको नियंत्रित करने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं, लेकिन मैं आपको एक ही दवाई बताने वाला हूँ। ये डोज अगर आप लेंगे तो आप इन सब बीमारियों को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। पारिजात ने बेलेक्टिन दवाई बनाई हुई है, जिसकी मात्रा 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप उपयोग कर सकते हैं। ये फॉल आर्मी वर्म को बहुत ही कारगर तरीके से ख़त्म करती है। इसके साथ आप कोई भी फफूंदनाशक ले सकते हैं, जैसे कार्बेंडाजिम, मैंकोजेब। इसकी मात्रा 250 ग्राम प्रति एकड़ रख सकते हैं। इसके अलावा बहुत ही अच्छा फफूंदनाशक है नारिको T3। आप इसकी मात्रा 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं और इन सब का डोज बनाकर अगर आप स्प्रे करते हैं तो मक्का की इन सारी बीमारियों को काफ़ी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा अगर सल्फर पोटाश की कमी देखी जाती है, इसकी कमी में क्या होता है कि पौधे की जो पत्तियां हैं उनके किनारे लाल पीले दिखाई पड़ते हैं। इसकी कमी को दूर करने के लिए आप 05234 का स्प्रे कर सकते हैं और सल्फर पोटाश की कमी को काफ़ी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं।
साथियों, अब बात करते हैं मक्का में सिंचाई की आवश्यकता की। वैसे मक्का को कम ही पानी की आवश्यकता होती है और हम मक्का की फसल की जो चर्चा कर रहे हैं वो खरीफ सीजन की चर्चा कर रहे हैं। खरीफ सीजन बरसात का समय होता है। अगर बरसात समय समय पर हो रही है तो हमें सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर बारिश में ज़्यादा अंतर आता है तो हमें 20 से 25 दिन के अंतराल पर मक्का में सिंचाई करना आवश्यक हो जाता है। आप इतने अंतर पर सिंचाई कर सकते हैं और मक्का का भरपूर उत्पादन ले सकते हैं। साथियों, अब बात करते हैं मक्का के उत्पादन की कि मक्का का उत्पादन किन बातों पर निर्भर करता है। अगर आपने सही से ज़मीन का चुनाव किया है, बीजों को सही से चुना है, उनकी बोनी अच्छे से की है और आपने पर्याप्त रूप से खाद पानी की मात्रा अपनी फसल में दी है तो आपका उत्पादन 25 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से देखने को मिलता है। तो ये उत्पादन काफ़ी हद तक अच्छा है और किसानों के लिए काफ़ी हद तक लाभदायक है। साथियों, इस वीडियो में हमने मक्का की खेती के सही पहलुओं को टच करने की कोशिश की है। अगर फिर भी कुछ पॉइंट्स इसमें रह गए हों तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आपके लिए तो फ्री है, इससे लेकिन हमारी बहुत हेल्प हो जाती है। धन्यवाद।